हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 25 को न्यूज़ को कवर किया गया। इनमें इनके स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ओवरऑल ये बैंकिंग एग्जाम के लिए खास शानदार सेशन है। और अगर आपको इसके मंथली, डेली, वीकली एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टैटिक पीडीएफ्स, किसी भी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक और यूज़र आईडी दी गई है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आपको मिल जाएगा। मोर देन 26 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं आज फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह है मेरा IBPS PO का स्कोर जो मैंने 2021 में क्लियर किया है। इसमें देख सकते हैं आप मेरे करंट अफेयर्स बैंकिंग इकोनॉमी में हाईएस्ट स्कोर है 28.25। तो अगर आप ये वीडियोस डेली देखते हैं पूरी, अगर आप पीडीएफ से अगर रिवाइज करते हैं एजुकेयर की, तो डेफिनेटली आप भी मोर देन 25 स्कोर कर लेंगे। तो डेली वीडियोस देखिए, डेली पीडीएफ रीड कीजिए। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 7 से 8 टाइम रिवाइज कीजिए, और रिवाइज ऐसे कीजिए जिसे मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, ये है अगली स्लाइड। ये है मेरा जनवरी 2022 का एक पेज करंट अफेयर्स में, जहाँ से पहले भी मैं ऐसे ही नोट्स बनाया करता खुद के लिए, जो मैं किसी और को हालांकि देता नहीं था, सिर्फ अपने लिए बनाता था। लेकिन अब मैं सभी को प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो नोट्स। ये नोट्स ही है कंपाइलेशन ऑफ मोर देन 3 सोर्सेज का, जहाँ से बस ये 3 सोर्स कर लिए तो आपको और कोई सोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं का कंपाइलेशन है एजुकेयर, जहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है फर्स्ट रिवीजन में। पहले तो आपको वीडियोज़ देखने, फिर उसके बाद अंडरलाइन करके रिवाइज करना है। फिर उसके बाद जो अंडरलाइन किया सिर्फ उसी को रीड करना है थर्ड रिवीजन में। थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 रिवीजन में सिर्फ आपको अंडरलाइंस को रीड करना है, इन्हीं के द्वारा रिवीजन करना है। जब आपका 8th रिवीजन होगा ना, तो आपको सिर्फ 1 घंटे में 1 मंथ को कंप्लीट करना है। सिर्फ 1 घंटे में 1 मंथ को कंप्लीट करना है। जब आप 1 मंथ को 1 ही घंटे में कंप्लीट कर लोगे, तब समझ लेना आपकी प्रिपरेशन हो गई है। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम PMSSS हैज़ एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 ईयर्स। प्रधानमंत्री की एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। और ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए है। और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2011 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिस उस समय कांग्रेस की सत्ता थी। 2011 में स्कीम लॉन्च की गई थी PMSSS, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए ये स्पेशल, उस समय तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन अब लद्दाख अलग हो गया तो लद्दाख भी इसी में इंक्लूड रहेगा। तो इन 2 यूटीज़ के लिए स्कीम है। और ये है क्या स्कीम? इन दोनों स्कीम में जो भी टॉप यानी होनहार 5000 स्टूडेंट्स होंगे, कोई कैटेगरी वाइज नहीं, कंप्लीट, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, या फिर SC ST किसी भी कैटेगरी का हो, 5000 टॉप होशियार मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को लिया जाएगा और उनको बेस्ट टू बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला दिलाकर उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। ये पर्पज़ है PMSSS स्कीम का। लेकिन इसके लिए उनके फादर्स की इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम होनी चाहिए। उनकी फैमिली की इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम होनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स इस स्कीम में एलिजिबल है। और इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट कर रही है, उस एजेंसी का नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। ये एजेंसी इसे इम्प्लीमेंट कर रही है PMSSS। एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि PMSSS को कौन सी एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रही है, इतना याद रखिए। और इसमें जो 5000 सीट है, उसमें से सिर्फ 4000 सीट तो बैचलर्स के डिग्री के लिए, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के लिए। लेकिन जो बची 500 है, उसमें से 250 इंजीनियरिंग के लिए और 250 मेडिकल के लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये भी आप याद रखिए, 250 इंजीनियरिंग के लिए और 250 मेडिकल डिग्री के लिए रिजर्व रखी गई है। बाकी 4500 आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के लिए रखी गई है। इतना आप याद रखिए, और उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं बनता। रिसेंटली हमने कल परसों ही एक स्कीम पढ़ी थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने भी ऐसे स्टूडेंट्स के जो होनहार बच्चे, उन्हें CBSE में दाखिला दिलाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम है श्रेष्ठा स्कीम। क्या नाम है? श्रेष्ठा स्कीम उसका नाम है। ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है, तमिलनाडु टॉप्स इन द 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स, यानी चौथा
फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है और ये रिलीज किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा ये रिलीज की गई है। लेकिन इसे बनाया किसने? इसे प्रिपेयर किया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ये इसे बनाई है, इसने इसे प्रिपेयर किया, लेकिन रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी मनसुख मांडविया की तरफ से रिलीज किया गया और इस साल का 4th एडिशन, ये एडिशन याद रखिए 4th एडिशन है। अब बात करते हैं किसने किस कैरियर में टॉप किया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें लार्जर स्टेट्स की तो इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? तमिलनाडु ने इसे टॉप किया है, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। तीनों याद रखिए, सेकंड नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने तो टॉप किया है, मणिपुर और सिक्किम सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर आते हैं। अगर यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट नंबर पर आते हैं। कौन आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट नंबर पर आते हैं। दिल्ली एंड चंडीगढ़ सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर आते हैं। तमिलनाडु, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 रैंकिंग तो खास इंपॉर्टेंट बनती है, बाकी ये तो आपको याद करनी ही है। ये रिलीज की गई किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा, 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI अनाउंस्ड ईट राइट चैलेंज विनर्स लिस्ट। इसने एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 188 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और इस लिस्ट का नाम है ईट राइट चैलेंज विनर्स लिस्ट। और ये ईट राइट चैलेंज विनर्स लिस्ट बनाई गई है फोर्थ अभी हमने पढ़ा ना फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसी इंडेक्स से लेकर बनाई गई है, यानी 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स से बनाई गई ये लिस्ट है। उसमें स्टेट वाइज बनाई गई है, ये स्टेट वाइज बनाई गई लिस्ट तो, लेकिन ये ईट राइट चैलेंज है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया गया है। अब इसमें किसने टॉप किया है? इसमें देखिए इंदौर और वाराणसी ने तो टॉप किया है, यानी इन दोनों की जो मार्क्स है, यानी कह सकते हैं कि स्कोर है वह 79 है दोनों का, और दोनों का सेम है। तो फर्स्ट ये है, दोनों फर्स्ट ही है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस लिस्ट में सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर फर्स्ट इसको दिया गया है, सेकंड सीरियल नंबर इसको दिया गया है, लेकिन दोनों की जो स्कोर है वो दोनों सेम है। थर्ड नंबर पर आता है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है और उसका स्कोर है 77। फिर आता है थर्ड नंबर पर वडोदरा ऑफ गुजरात और उज्जैन ऑफ MP। ये भी आप याद रखिए, उज्जैन मध्य प्रदेश का उज्जैन और वडोदरा ये दोनों 4th पोजीशन पर आते हैं और इनका स्कोर है 74। इन दोनों का स्कोर 74 है। ये चीज़ें मैंने PDFs में मेंशन कर रखी है, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। तो वडोदरा ऑफ गुजरात, उज्जैन ऑफ MP ये तो 4th पोजीशन पर आते हैं और इन 4th एंड 5th पोजीशन पर आते हैं 74 स्कोर के साथ। और ये ईट राइट चैलेंज लॉन्च किया गया था FSSAI के द्वारा इन जून 2020। पहली बार 2020 में FSSAI के द्वारा ईट राइट चैलेंज लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद हर साल ये अनाउंस किया जाता है। और FSSAI जिसकी स्थापना हुई थी 2006, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत 2006, इनका एक्ट याद रखिए 2006 इनका एक्ट है। और रीता टोइटिया जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड हुई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की चेयरपर्सन, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्ट्स ड्यूरिंग क्वाड समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 गिफ्ट दिए हैं। ये 3 गिफ्ट आपके सामने हैं। क्वाड समिट जो कि रिसेंटली होस्ट हुई थी टोक्यो जापान में, और इसे होस्ट जापान ने किया था और इसमें 4 कंट्रीज है, USA है, इसमें जापान है, इसमें इंडिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्रीज़ का ये एक ग्रुप है और इसी ग्रुप में मोदी ने 3 गिफ्ट दिए हैं तीनों देशों को, जापान को, USA को और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, पहला गिफ्ट है संजी आर्ट पैनल। संजी आर्ट पैनल क्या है ये देख सकते हैं इमेज में, ये है संजी आर्ट पैनल और इस पे जो इमेज बनी हुई इस पैनल के ऊपर, ये इमेज बनी हुई है ठकुरानी घाट की। किसकी? ठकुरानी घाट। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ठकुरानी घाट, और ये ठकुरानी घाट जो है लॉर्ड कृष्णा के ऊपर बेस्ड है। ये लॉर्ड कृष्णा के ऊपर बेस्ड है ये ठकुरानी घाट। और ये कहाँ पर है? ये गोकुल में है, और गोकुल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। गोकुल कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। 1 नंबर का प्रश्न ये है कि ठकुरानी घाट कहाँ स्थित है, तो आंसर बनेगा गोकुल, उत्तर प्रदेश। दूसरा है कि सांझी आर्ट पैनल पर किसका मतलब चलचित्र है, क्या छपा हुआ है इस पर, तो ठकुरानी घाट छपा हुआ है और ठकुरानी घाट लॉर्ड कृष्णा से बेस्ड है, लॉर्ड कृष्णा पर बेस्ड है, ये याद रखिए। ये गिफ्ट दिया गया जो बाइडेन को। जो बाइडेन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ USA। ठीक है, सेकंड गिफ्ट दिया गया है गोंड आर्ट पेंटिंग। गोंड आर्ट पेंटिंग मेनली जो गोंड कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, इनके द्वारा पेंट की जाती है ये पेंटिंग है। और ये ब्यूटीफुल पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये गिफ्ट की गई है किनको? ये गिफ्ट की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बनीज को।
एंथोनी अल्बनीज को ये गोंड पेंटिंग दी गई है गिफ्ट में, और ये गोंड ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई है, जो मेनली एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। गोंड कम्युनिटी मेनली कहाँ से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। ये भी एक नंबर का प्रश्न हो गया आपके लिए। अगली जो लास्ट पेंटिंग है वह है वुडन हैंड कार्व्ड बॉक्स विथ ए रोगन पेंटिंग। एक लकड़ी का बनाया हुआ बॉक्स है जिस पर रोगन पेंटिंग की हुई है, और ये देख सकते हैं यही वो रोगन पेंटिंग, और इसे गिफ्ट किया गया है जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा को। फूमियो किशिडा को ये पेंटिंग दी गई है, और ये जो पेंटिंग है, ये जो बॉक्स है विद पेंटिंग, ये बनाया जाता है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाता है। तो ये तीनों गिफ्ट्स आप याद रखिए, और ये कहाँ कहाँ पर ये फेमस है ये याद रखिए, किन किन को ये दिए गए ये याद रखिए। एग्जाम का एक नंबर का प्रश्न बन ही जाता है। अगली न्यूज़ है थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 होस्टेड इन न्यू दिल्ली। देखिए ऑर्गेनिक एक्सपो का क्या मकसद हुआ? सिंपल, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट करना, ये तो मकसद हुआ ऑर्गेनिक है, और ये ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल लेवल का है। तो इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनिक एक्सपो रिसेंटली होस्ट हुआ, और ये होस्ट कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में ये होस्ट हुआ, और इसमें मोर देन 200 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया। मोर देन 200 प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि चाहे वो वेजिटेबल हो या फिर किसी भी प्रकार का कुछ फल हो, फ्रूट्स, कुछ भी हो, अगर वह इंसान के द्वारा बनाए गए फर्टिलाइजर से नहीं बनाया गया है, नहीं उगाया गया है, तो वह होगा ऑर्गेनिक। यानी उसे गोबर खाद यानी नेचुरल चीज़ों से मिलाकर उसे बनाया गया तो वह होता है ऑर्गेनिक। उसमें किसी भी प्रकार का इंसान के द्वारा बनाया गया कोई केमिकल, किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होना चाहिए, वो होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और मोर देन 200 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस किए गए। और आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना बनेगा कि थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहाँ पर होस्ट हुआ, तो आंसर बनेगा न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ। लेकिन इसमें एग्जामिनर को तो पता है, सबने आपने ये याद करके आ गए, लेकिन एग्जामिनर प्रश्न ये पूछेगा कि थर्ड ग्लोबल एक्सपो, थर्ड ऑर्गेनिक एक्सपो की थीम क्या थी? तो प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी ये इसकी थीम रही थी। ये थीम आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड डिजिटल इंडिया भाषिनी। लॉन्च्ड डिजिटल इंडिया भाषिनी। भाषिनी में एक शब्द छिपा हुआ है, भाषा। क्या छिपा हुआ है? भाषा। भाषिनी, भाषा का मतलब लैंग्वेज। और इस डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल लैंग्वेज का मकसद है कि जो अपन डिजिटली, जो जैसे कोई एमएसएमई है, कोई स्टार्टअप है, किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, अगर वह पूरी इंडिया में कहीं भी अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, ऑनलाइन बढ़ाना चाहता है, तो उसे किसी प्रकार का लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, उसे किसी प्रकार की लैंग्वेज में समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये भाषिनी क्या करेगा, जैसे भी किसी प्रकार की लैंग्वेज है, तेलुगु में अगर हिंदी लैंग्वेज का पर्सन कुछ ट्रेड करेगा वहाँ से, तो वह तेलुगु लैंग्वेज ऑटोमेटिक हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। या इसी प्रकार का इसमें डिजिटल सिस्टम होगा कि लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द रीजनल लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो ये है डिजिटल इंडिया भाषिनी, जो कि एक तरह से लैंग्वेज को स्मूथ बनाएगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाएगा, और सभी प्लेटफॉर्म्स को ये इजी टू रीड, जो जिसके लोकल लैंग्वेज उसके अनुसार बनाएगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है ये भाषिनी, और इसे लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसे लॉन्च किया है। तो इनका नाम याद रखिए, किसने लॉन्च किया ये याद रखिए, और भाषिनी की फुल फॉर्म याद रखिए। और इस भाषिनी की फुल फॉर्म बनती है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये नेम में इसका काम छिपा हुआ है। तो इंटरफेस जो दिखेगा वह अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडेबल दिखेगा, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। और ये जो भाषिनी प्लेटफॉर्म है ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का प्रोग्राम है। इससे क्या होगा? देखिए बिजनेस में ग्रोथ होगी लोगों के। लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते, बड़ा नहीं इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता बाहर के लोगों की लैंग्वेज, जो जिस भाषा में ट्रेड कर रहे हैं वो ये इनकी भाषा नहीं जानती, ये उनकी नहीं जानते, और डिजिटली तो और भी ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो इसी के लिए लॉन्च किया गया। तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये लॉन्च की गई। और मीटिंग मिनिस्ट्री किसके द्वारा होस्ट हेड की जाती है? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और गुवाहाटी होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ नदी कॉन्क्लेव। नदी कॉन्क्लेव ये थर्ड एडिशन है, और थर्ड एडिशन कहाँ पे होस्ट हुआ? गुवाहाटी में होस्ट हुआ। पहला शिलोंग में होस्ट हुआ था, शिमला नहीं, शिलोंग में होस्ट हुआ था, और सेकंड ढाका यानी बांग्लादेश में होस्ट हुआ था। और ये थर्ड कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है गुवाहाटी में। हमारे लिए सिर्फ थर्ड इंपॉर्टेंट बनेगा। थर्ड नदी कॉन्क्लेव कहाँ होस्ट हुआ? तो ये गुवाहाटी में होस्ट हुआ। और नदी की फुल फॉर्म भी है नेचुरल अलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस।
इंटरडिपेंडेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेचुरलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस कॉन्क्लेव, इसकी ये फुल फॉर्म है, ये तो फुल फॉर्म याद रखिए। और नदी कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, गुवाहाटी में ये होस्ट हुआ। और इसका जो मकसद है, ये मकसद है टू आर्टिकुलेट द कलेक्टिव विजन ऑफ कोऑपरेशन इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कोऑपरेशन बढ़ाना, एंड साउथ ईस्टर्न रीजन में, साउथ ईस्टर्न रीजन और बे ऑफ बंगाल में कोऑपरेशन बढ़ाना, ये इसका मकसद है। नदी का मतलब होता है रिवर, तो याद रखिए। और इस कॉन्क्लेव को लॉन्च किसने किया है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगली न्यूज़ है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज ऑल सेट टू बिल्ड एन आकृति सेंटर। आकृति सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि जो कुंडलकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है इसके 16 किलोमीटर रेडियस में, इसके 16 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी विलेजेज आएंगे उन विलेजेस में लोगों को यानी टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करवाना इस आकृति सेंटर का मकसद है। 16 किलोमीटर रेडियस में टेक्नोप्रेन्योरशिप कोर्स प्रोवाइड करवाना, यानी टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करवाना, ये इसका मकसद है। और ये कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा यह कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसे लॉन्च किसने किया, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखिए, डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस आकृति सेंटर के द्वारा। और इसे लॉन्च किया है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एक नंबर का प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और इसे बना कौन रहा है, इसे इंडिया तो बना रहा है, लेकिन ये इंडिया रसिया की हेल्प से बना रहा है इसे। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, रसिया का नाम पूछा जा सकता है, किस देश के साथ इंडिया मिलकर बना रहा है इस पावर प्लांट को, तो आंसर बनेगा रसिया के साथ मिलकर बना रहा है। और ये कोर्स तो आपको नाम याद रखना ही है। आकृति की फुल फॉर्म है एडवांस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन आकृति। हालांकि फुल फॉर्म इतनी खास इंपॉर्टेंट बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स नेम्स कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है, पहली बात आंध्र प्रदेश में। सेकंड चीज़, इसका नाम बदलकर क्या किया जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा यानी जो दलित लोग हैं उनकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है इसमें, इनका पॉपुलेशन रेशियो सबसे ज़्यादा है कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट में। और इन्हीं की डिमांड है कि क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दलित कैटेगरी से आते थे, दलित कम्युनिटी से आते थे, और इन्हीं के नाम पर इस डिस्ट्रिक्ट को बदल दिया जाए। लेकिन इसमें और भी लोग रहते हैं, उनको जो दलित नहीं है, उनका कहना है कि इस नाम को सिर्फ कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट ही रहने दिया जाए, इनका नाम बदलकर नहीं किया जाए। तो बस ये एक मुद्दा चल रहा है, हालांकि फाइनल अप्रूवल हुआ नहीं है। और याद रखिए, कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट को किसके नाम से बदला जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी याद रखिए। और कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ऊपर का एरिया कवर करता है, और इसकी पॉपुलेशन है मोर देन 70 लाख इनकी पॉपुलेशन है इस डिस्ट्रिक्ट की। अगली न्यूज़ है अशोक ध्यानचंद वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड। चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड किस इंडियन को दिया गया है, तो हमारा आंसर बनेगा अशोक ध्यानचंद को। अशोक ध्यानचंद कौन है, इन्होंने क्या किया है कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काफ़ी काम किया है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज एंड फॉर गर्ल्स राइट, इन दो चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया है। और ये काम किया इन्होंने मोर देन 4 डिकेड्स, 40 साल से भी ज़्यादा इन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, और इन्हीं के इसी एफर्ट्स के लिए अवार्ड इन्हें दिया गया। तो ये क्या अवार्ड चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड क्या सिर्फ अशोक ध्यानचंद को ही दिया गया है, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक आते हैं अशोक ध्यानचंद जो कि इंडियन है, इसलिए ये खास इंपॉर्टेंट बनते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है, मलाला यूसुफजई, इनको ये अवार्ड दिया गया। और थर्ड जो दिया गया वो दिया गया घाना के जेम्स कोफी अनान को, जेम्स कोफी अनान जो कि घाना से आते हैं। ये 2 नाम और आप याद रख लीजिए, बाकी ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा ही, इसका तो प्रश्न आ ही सकता है। अशोक ध्यानचंद का नाम तो याद रखिए। अशोक ध्यानचंद एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट पंचौद,
ये पचौद, ये कहाँ पर स्थित है, ये औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पर स्थित है। तो इनका इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट पचौद, IHMP, ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये अवार्ड सेरेमनी जो यानी ये जो अवार्ड है चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड, ये दिया गया है वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। और ये फाउंडेशन कहाँ की है, ये स्वीडन की फाउंडेशन है। कहाँ की फाउंडेशन है ये स्वीडन की फाउंडेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज फाउंडेशन, और इसी के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। तो तीनों को नाम याद रखिए, और अशोक ध्यानचंद को तो बिल्कुल भी याद रखिए। महाराष्ट्र गेट्स 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व एंड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐड कर दी गई और 12 कंजर्वेशन रिजर्व ऐड कर दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बनेंगे, क्या क्या नाम है इनका आप याद रखिए। 12 से अब टोटल हो गए 27 कंजर्वेशन रिजर्व्स हो गए हैं महाराष्ट्र में, और 6 नेशनल पार्क, पहले भी 6 नेशनल पार्क थे, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अब टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी होगी, 52 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई है। और जो 6 नेशनल पार्क है एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए। तड़ोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये टोटल 6 नेशनल पार्क है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। सारे के सारे आप याद रखिए। आप सिर्फ ये याद रखिए, जैसे तड़ोबा, चंदोली, गुगमल, संजय गांधी, नवेगांव, पेंच, सिर्फ इन नाम्स को एक ही लाइन में याद कीजिए। गोवा चीफ मिनिस्टर लॉन्चेज बीच विजिल ऐप। बीच विजिल ऐप, इस नाम में आप समझ सकते हैं कि बीच की विजिल मीन्स विजिलेंस, बीच की निगरानी रखना इस ऐप का मकसद है। बीच विजिल ऐप फॉर हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस। बीचेस का हॉलिस्टिक मैनेजमेंट करने के लिए बीच विजिल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। यानी जो टूरिस्ट लोग आते हैं, वो टूरिस्ट लोगों को किसी प्रकार का इश्यू है, वहाँ के लोकल लोगों से अगर कुछ प्रकार की उन्हें प्रॉब्लम होती है तो इस एप्लीकेशन में अपनी प्रॉब्लम को दर्ज कर सकते हैं और उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो ये हॉलिस्टिक मैनेजमेंट किन्हीं भी लोगों को, जो बाहर के लोग, जो अनजान लोग हैं उस जगह पर, उन्हें किसी प्रकार का इश्यू नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन टूरिस्ट को बेनिफिट्स करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को, किसी और भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसी के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई, बीच विजिल एप्लीकेशन। आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बीच तो गोवा में ही पाए जाते हैं और लोग गोवा ही जाते हैं बीच के लिए, तो ऑब्वियसली बीच विजिल एप्लीकेशन तो गोवा ही आप आंसर करेंगे। और गवर्नर है गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेट्स संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर। ये लॉन्च कहाँ किया गया है, इसे लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के भी मगहर एक जगह है, इस मगहर जगह में ही ये कबीर संत अकेडमी लॉन्च की गई। इसे इनोग्रेट किया गया, लेकिन इसका फाउंडेशन स्टोन PM मोदी के द्वारा किया गया था और अब इसका ये बनकर कंप्लीट हो गया है और इसे बनाया है 25 करोड़ की कॉस्ट पर। याद रख लीजिए 25 रुपीज़ की कॉस्ट पर यह बनाया गया है संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर, और इसे रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। और ये संत कबीर जो अकेडमी है ये कबीर के नाम पर लिया गया है, और कबीर जो कि 650 साल पुराने पहले ये एक कवि रहे थे, संत कबीर, और इन्हीं के नाम पर ये रिसर्च सेंटर ओपन किया गया है। इतना आप याद रखिए। और न केवल संत कबीर अकेडमी का इनोग्रेशन किया गया, साथ में स्वदेश दर्शन योजना का भी इन्होंने इनोग्रेशन किया था। तो ये 2 चीज़ें इनोग्रेट की थी यूपी में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, तो दोनों चीज़ें आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, इनोग्रेट्स खसाबा जादव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। खसाबा जादव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर इनोग्रेट किया गया, पुणे यूनिवर्सिटी। और पुणे यूनिवर्सिटी का दूसरा नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में स्थित है, इसलिए इसे पुणे यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। बाकी मेन इसका ओरिजिनल नेम है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। और इसी यूनिवर्सिटी में खसाबा जादव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ओपन किया गया। और खसाबा जादव है कौन, खसाबा दादा साहेब जादव ये इंडियन एथलीट रहे हैं, और इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की उनकी यह है कि इन्होंने 1952 में 1952 में ओलंपिक हुआ था जिसका नाम है हेलसिंकी ओलंपिक, और इस समर ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत का पहला मेडल जीता था इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल। और ये जीतकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। क्या बनाया, रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया था। और ये जो एथलीट है ये रेसलिंग खेलते हैं। क्या खेलते हैं, रेसलिंग से रिलेटेड ये है। खसाबा दादा साहेब जादव
और इन्होंने पहला मेडल जीता था 1952 में इंडिया के लिए समर ओलंपिक इन हेलसिंकी। हेलसिंकी किसकी कैपिटल है? फिनलैंड की। ये आप याद रखिए। तो ये खसाबा जाधव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ इनोग्रेट किया गया? सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में। अगली न्यूज़ है इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक IPPB 100% ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके अंतर्गत आने वाला ये बैंक है। इसने रिसेंटली एक स्कीम, हालांकि ये पुरानी इनकी स्कीम है और इसका एक 4th वर्जन है आरोहण का। ये 4th वर्जन इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किया गया यहाँ पर शिमला हिमाचल प्रदेश में। शिमला हिमाचल प्रदेश से इसे स्टार्ट किया गया और इस स्कीम का नाम है आरोहण और आरोहण का ये 4th एडिशन है और इसे रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा अंडर IPPB, याद रखिए। और इसका मकसद क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं है, डिजिटल पेमेंट की ओर नहीं आ रहे, उन लोगों को उसकी तरफ लाना, उनको समझाना, उनको कैसे ये काम में लिया जाता है, कैसे किया जाता है। जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है उनको ट्रस्ट को बढ़ावा देना, ये चीज़ें की जाएगी आरोहण 4.0 में और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, ये याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है MUFG बैंक। ये कहाँ का बैंक है? जापान का बैंक है और ये अपनी एक ब्रांच खोलने जा रहा है गिफ्ट सिटी में। और गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थित गिफ्ट सिटी और यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और यहीं पर MUFG बैंक अपनी ब्रांच खोलने जा रहा है, जो कि कहाँ का बैंक है? जापान का बैंक है। ये भी आप याद रखिए। इस बैंक का मकसद है कि जो फॉरेन करेंसी में अगर लोन लेना हो, अगर आपको लोन लेना हो तो आप इस बैंक से संपर्क कर सकते हैं। जापान के MUFG जो कि गिफ्ट सिटी ओपन होने जा रहा है, वहाँ पर आपको फॉरेन करेंसी में लोन मिल जाएगा, तो ये याद रखिए। और MUFG बैंक जो कि जापान का है और जापान में भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर। और ये जापान का सबसे बड़ा बैंक है और ये पुराना बैंक नहीं है, ये नया बैंक ही है और ये जापान का सबसे बड़ा बैंक है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन, SBI फाउंडेशन एंड खान अकेडमी एक US की एक इंस्टीट्यूशन है, एक अकेडमी है और इसने SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है अप स्कूल। इस प्लेटफॉर्म का नाम है और इसका मकसद है गरीब लोगों को जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराना इस अप स्कूल का मकसद है। और इसे लॉन्च किया है SBI फाउंडेशन ने, किसके साथ मिलकर? खान अकेडमी के साथ। और खान अकेडमी जो कि अमेरिकन बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 2008 में बनाया गया था अमेरिका में और बनाया किसने था? सलमान खान, वहीं के एक व्यक्ति है, वहीं की पर्सनैलिटी है, इन्होंने इसे बनाया। सलमान खान इनका नाम याद रखिए। और अमेरिकन नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है खान अकेडमी, इसी के साथ मिलकर SBI फाउंडेशन ने अप स्किल को लॉन्च किया है। इनिशियली इसे 3 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है, हिंदी, इंग्लिश एंड कन्नड़ा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसे और लैंग्वेजेस में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और इसे जहाँ से लॉन्च किया गया उस जगह का नाम है पंजाब राज्य से इसे लॉन्च किया गया है अप स्किल स्कीम को, याद रखिए। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI रिस्ट्रक्चर्ड इट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स। एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी इन्होंने, नई कमेटी नहीं है, पुरानी कमेटी है और इसका मकसद है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी जितने भी इश्यूज़ है उनको देखना। और इस म्यूचुअल फंड कमेटी में रिसेंटली रिस्ट्रक्चर किया गया, यानी जो कमेटी हेड है ये नए बनाए गए हैं, पुराने को हटाया गया है और अब ये नए कौन बन गए हैं? उनका नाम है उषा थ्रोट। और उषा थ्रोट कौन है? उषा थ्रोट RBI की डिप्टी गवर्नर रह चुकी है उषा थ्रोट, और यही लीड करेगी 25 मेंबर्स की कमेटी को, जिसका मकसद क्या है? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है उनको रिजोल्व करना और SEBI को बताना। SEBI की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन का नाम है माधुरीपुरी बूच और माधुरीपुरी बूच महिला है, ये इंपॉर्टेंट बनती है। अगली न्यूज़ है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित अवार्डेड द श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान 2022 अवार्ड। बहुत लंबा अवार्ड का नाम है, याद रखिए, श्रीमती सुषमा स्वराज। और श्रीमती सुषमा स्वराज ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री थी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी और इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड बनाया गया जिसका नाम है श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान योजना। स्त्री वुमेन होगी, स्त्री का मतलब वुमेन हो गया, शक्ति पावर, सम्मान रेस्पेक्ट, तो ये स्त्री वुमेन्स को रेस्पेक्ट देने के लिए ये अवार्ड दिया गया। और
किन वुमेन्स को रिस्पेक्ट देने के लिए? जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल अचीवमेंट पाया हो, उन महिलाओं को ये दिया जाएगा। और अभी रिसेंटली शांति श्री धुलीपुड़ी को ये क्यों दिया गया है? ये पहली महिला बन गई है जो जेएनयू की क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसकी पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और इन्हीं के इसी एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया है, श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान योजना। इससे क्या होगा, और महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगा। यही पर्पज़ है फेमिनिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्मृति सुषमा स्वराज स्त्री सम्मान योजना। और ये अवार्ड स्टार्ट किया गया हरियाणा के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है, तो याद रखिए हरियाणा गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। सेंटर के द्वारा ये दिया नहीं जाता, ये दिया जाता है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अगली न्यूज़ है ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी एक्सेप्शनल वुमेन and she done exceptional recently. She breaks women's 100 meter hurdle national record for the third time in 2 weeks. इन्होंने 3 रिकॉर्ड बनाए और तीनों रिकॉर्ड अपने ब्रेक करते हुए थर्ड रिकॉर्ड अपना बना लिया है। जो लास्ट रिकॉर्ड था ये था 13.11 सेकेंड्स का, लेकिन फिर उन्होंने फाइनल अपना रिकॉर्ड बनाया है 13.04 सेकेंड का। ये भी इसी का रिकॉर्ड था और ये भी इसी का रिकॉर्ड है, यानी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है ज्योति यारा जी ने। और ये कंप्लीट करने वाली भारत की 22 साल की ये आंध्र प्रदेश में रहने वाली एक महिला है, एक फीमेल है ज्योति यारा जी। और इन्होंने ही एक्सेप्शनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और ये जो इवेंट हुआ था नीदरलैंड्स में ये इवेंट हुआ था जिसका नाम है द हैरी स्कल्टिंग गेम्स 2022। द हैरी स्कल्टिंग गेम्स 2022, इसी के दौरान इन्होंने ये रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड टाइम याद रखिए 13.0 सेकेंड। इनका नाम याद रखिए ज्योति यारा जी। और ये आती कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश से आती है। और इन्होंने 100 मीटर हर्डल यानी 100 मीटर रनिंग में, जिसमें बीच बीच में बैरियर्स भी लगे होते हैं, तो इसे बोलते हैं हर्डल। और इसी के दौरान इन्होंने अपना रिकॉर्ड बना लिया है। अगली न्यूज़ है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 फ्रॉम द ओडिशा। अग्नि के जितने भी वर्जन्स है, चाहे वह फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक हमने टेस्ट कर लिया है। और ये टेस्ट किया जा रहा है सारे वर्जन डीआरडीओ के द्वारा। ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी है और इसी के द्वारा ये टेस्ट फायर की जा रही है। और रिसेंटली और ये लगभग सभी ओडिशा में ही टेस्ट फायर की जा रही है। और ओडिशा के किस आइलैंड में? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में इसे टेस्ट फायर किया गया अग्नि 4 को। और अग्नि 4 की रेंज क्या है ये इंपॉर्टेंट बनेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3500 से 4000, 3500 से 4000 की इसकी रेंज है। और इसे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसे लॉन्च किया गया। और ये जो मिसाइल है अग्नि 5, ये डीआरडीओ की तरफ बनाई गई सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कौन सी है? सरफेस टू सरफेस। याद रखिए सरफेस टू सरफेस, ए टू सरफेस, ए टू एयर, कुछ भी याद नहीं रखना, आपको याद रखना है सरफेस टू सरफेस, इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है सतीश पाई हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन कौन बन गए? सतीश पाई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनते क्योंकि ये इंडियन है। क्या है? ये इंडियन है। और ये इंडिया की एक कंपनी जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और ये मुंबई की है। क्या नाम है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के एमडी कौन है? सतीश पाई। और इनको क्या बनाए गए? इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के क्या बनाएंगे? चेयरमैन बनाए गए हैं। इनका नाम याद रखिए सतीश पाई को बनाया गया है, जो प्रेजेंट में किसके हेड है, किसके एमडी है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के। और ये कहाँ की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़? ये मुंबई की एक कंपनी है। और इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इंपॉर्टेंट तो यही बनेगा, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लंदन में। स्टैटिक का 1 नंबर का क्वेश्चन है। 20th न्यूज़ है कि एसोचैम जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है इंडियन मेटल इंडस्ट्री करंट आउटलुक एंड फ्यूचर ट्रेंड। जो मेटल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसका करंट में क्या स्थिति है और फ्यूचर में इसका क्या ट्रेंड रहने वाला है, यानी हम क्या अचीवमेंट्स कर पाएंगे, किस टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाएंगे, ये एसोचैम के द्वारा कॉन्फ्रेंस में बताया गया। और एसोचैम का मतलब होता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई। तो याद रखिए कॉन्फ्रेंस का नाम और होस्ट किसने किया? एसोचैम ने। अगली न्यूज़, यूएई हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रिकॉर्ड ए केस ऑफ मंकी पॉक्स जो कि 1952 में पहली बार देखा गया था। और पहली बार इसे कॉन्गो में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? कॉन्गो में देखा गया था। और इसके फिर मंकी पॉक्स के जो
केसेज हैं बंद हो जाते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, और रिसेंटली फिर से ये शुरू हो गए। और इवन तो बेल्जियम ऐसा देश है पहला जिसने 21 क्वारंटाइन टाइम कर दिया है मंकी पॉक्स का। 21 डेज़ का क्वारंटाइन किसका किया गया है? मंकी पॉक्स का। और ऐसा करने वाला बेल्जियम पहला देश बन गया है। ये एक क्वेश्चन भी आप याद रखिए। और पहला गल्फ कंट्री कौन बन गया जिसने पहला केस रिकॉर्ड किया? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ही ऐसा देश बन गया है। और ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है? इसे हेड कौन कहता है? चेयरमैन कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट में, यानी प्राइम मिनिस्टर इसके हमेशा चेयरमैन रहेंगे। एक तो ये चीज़ याद रखिए। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जितने भी स्टेट्स हैं इन सभी की स्टेट चीफ मिनिस्टर की आवाज़ सुनी गई, इनके मुद्दों को सुना गया, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना गया। बस यही उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना ही इसका मकसद है इंटर स्टेट काउंसिल का। और इसे कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम याद रखिए। तो ये था 11th ऑफ जून का करंट अफेयर्स। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं ये डेली आपको बेनिफिशियल रहेगी तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली में मेंबर्स को ऐड कीजिए एजुकेयर फैमिली में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 12th ऑफ जून की में। तब तक के लिए गुड बाय।